डियर प्लस टू, आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के दोष अथवा हानियाँ या असफलताएं या फिर ड्रॉबैक और डीमेरिट्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बच्चों, बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण हुआ है। विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने अब विभिन्न देशों के बाजारों को बहुत निकट ला दिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और संपूर्ण विश्व को एक बड़े गांव में बदल दिया है। यही वैश्वीकरण है, जहां विभिन्न देशों के बाजार परस्पर जुड़कर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। वैश्वीकरण के अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे भूमंडलीकरण, जगतीकरण, वैश्यायन, पृथ्वीकरण, वैश्वीकरण आदि। वैश्वीकरण के यदि कुछ लाभ हुए हैं, परंतु वैश्वीकरण के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। वैश्वीकरण अपने आप में एक विवादास्पद धारणा है, जिस कारण इसका तीव्र विरोध भी किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण अनेकों समस्याओं ने जन्म लिया है, जिस कारण विश्व भर में इसका विरोध किया जाता रहा है। वैश्वीकरण से आशानुरूप लाभ प्राप्त न किए जा सके, इसके मुख्य दोषों अथवा असफलताओं का वर्णन हम कुछ बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, जो हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली जो बात आती है वो है, जो इसका ड्रॉबैक है, जो इसका दोष है, वो क्या है? आर्थिक असंतुलन, इकोनॉमिक इम्बैलेंस। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र एक गरीब एवं अमीर राष्ट्र अधिक संपन्न हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि जो गरीब राष्ट्र है वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं और अमीर राष्ट्र जो है वो अधिक संपन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार देश में गरीब एवं अमीर व्यक्तियों के बीच विषमता बढ़ रही है। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है वो है देशी उद्योगों का पतन। जितने भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। वैश्वीकरण के कारण स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के सामने देशी उद्योग टिक नहीं पाते हैं। उनका माल बिक नहीं पाता है या घाटे में बेचना पड़ता है। और यही कारण है कि देश में कई उद्योग बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर है। क्यों होता है बच्चों ऐसा? क्योंकि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनका जो सामान है या जो विदेशी माल है वो कैसा होता है? वो ब्यूटीफुली डेकोरेट करके बहुत सुंदर तरीके से उसको बेचा जाता है, जबकि जो घरेलू सामान होता है या जो देशी उद्योगों का सामान होता है वो देखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, इतना आकर्षक नहीं होता है। जिस वजह से क्या होता है कि जो कस्टमर होता है या जो उपभोक्ता होता है वो विदेशी माल के प्रति आकर्षित होता है और विदेशी माल के साथ प्रतियोगिता करने में जो देशी माल होता है उसकी प्रतियोगिता में टिक नहीं पाता। और इस प्रकार क्या होता है कि उनका माल बिकता नहीं है या फिर कम पैसों में उनको बेचना पड़ता है। और यही एक वजह है कि देश में उद्योग बंद हो गए हैं। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो कम होती जा रही है या बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? भेदभावपूर्ण संस्थागत ढांचा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिस्क्रिमिनेटरी। वैश्वीकरण का संस्थागत ढांचा जो है वो भेदभावपूर्ण है। एक और तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रों की सीमाओं, व्यापार या पूंजी प्रवाह में बाधा न बने। दूसरी ओर तकनीक और श्रम प्रवाह में बाधा डाली जा रही है। विकासशील देशों से यह आशा की जाती है कि वह अपने बाजार विकसित देशों के लिए खोल दें और पूंजी का निवेश अपने देशों में होने दें, परंतु इसके बदले में विकसित देशों से ज्ञान या तकनीक की मांग न करें। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समझौता व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की नीतियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में है। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते या क्षेत्रीय समझौते जैसे कि यूरोपियन वित्तीय संघ वास्तव में व्यापारिक विशिष्ट वर्ग के कार्यक्रम के अनुसार ही तो है। विश्व व्यापार संगठन नाफ्टा भी विशेष वर्ग के हितों का ध्यान रखते हैं। 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक ने तीसरी दुनिया के देशों को जो कि पहले ही कर्ज के बोझ में दबे हुए थे, ऐसी शर्तें लगाकर कर्ज दिए थे कि उन्हें पहले की तुलना में अधिक वित्तीय संकट आने की आशंका बनी हुई है। संक्षेप में बच्चों हम कह सकते हैं कि ये समस्त जितनी भी संस्थाएं हैं वो न्याय, समानता और लोकतंत्र के आधार पर बनाई गई थी, परंतु व्यवहार में इनका पक्ष भेदभावपूर्ण है। ये प्रैक्टिकली डेमोक्रेटिक
काम नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इसको क्रिटिसाइज करने का या जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है? इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, ये गैर लोकतंत्रीय है। वैश्वीकरण लोकतंत्रीय स्वरूप की व्यवस्था है, परंतु व्यवहारिक सत्यता यह है कि यह प्रक्रिया व्यापारोन्मुख है और व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापारिक नीतियों व कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किए गए हैं कि सभी कुछ बिना किसी बहस या विचार विमर्श के गुप्त रूप से किया गया है। जैसे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी क्रियाओं जैसे कि नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्थापना अथवा यूरोपीय वित्तीय संघ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन EMU में शामिल होने की क्रिया में जन प्रचार साधनों या व्यापारिक प्रचार आंदोलन की सहायता ली गई। प्रचार मीडिया के समर्थन के कारण यह समझौता पास हो गया, परंतु आम जनता ने इसके विरुद्ध मत दिया था। यह गैर लोकतंत्रीय प्रक्रिया है, परंतु इसे लोकतंत्रीय पर्दे में चलाया गया है। वैश्वीकरण ने सभी देशों के लोगों की सेवा नहीं बल्कि विशिष्ट वर्ग के लोगों के हितों को ही ध्यान में रखा है। गैर योजनाबद्ध प्रभावों से श्रम को सीमित रखकर और कल्याणकारी राज्यों की भूमिका में कमी करके वैश्वीकरण ने धीरे धीरे लोकतंत्र को कमजोर किया है। व्यापारियों के एक छोटे से समूह को राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुसंख्या की मांगों की ओर ध्यान देने की राज्यों की जो क्षमता है उसको खत्म किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों वो है प्रवासियों के विरुद्ध नीति, एंटी माइग्रेंट पॉलिसी है ये। वैश्वीकरण के बावजूद आज भी विकसित देशों में प्रवासियों के प्रति नकारात्मक रवैया वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक सोच में समाया हुआ है, गहरा समाया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि प्रवासी वहाँ के मूल निवासियों के राजनीतिक दबदबे में सेंध लगा देंगे या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक एकता पर हमला कर देंगे। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वहाँ के मूल निवासियों के राजनीतिक दबदबे में सेंध लगा देंगे या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक एकता पर हमला कर देंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिनका कोई आधार नहीं, परंतु नस्लवादी राजनीति के कारण प्रवासी मूल के निवासियों से रोजगार के अवसर छीन लिए जाते हैं या फिर कल्याण योजनाओं में उनको अपनी हिस्सेदारी करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रवास कानून भी बहुत सख्त है और भारी भरकम प्रतिबंधों से भरपूर है। और तो और दूतावास भी प्रवास पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों वो क्या है कि इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया की वजह से राज्यों की जो भूमिका है वो सीमित हुई है। रोल ऑफ द स्टेट हैज़ बिकम लिमिटेड। वैश्वीकरण ने उनके व्यापारिक विशिष्ट वर्गों को आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर हावी होने के लिए प्रभावित भी किया है। कई वित्तीय समझौतों द्वारा सरकार की भूमिकाओं को सीमित किया है और बड़ी व्यापारिक कंपनियों के प्रभाव को बढ़ाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे कुछ भी कर सकती हैं। इनको दायित्व निभाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये जो कंपनियां हैं जहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करती है वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था को अपने हितों की ओर प्रभावित करती हैं और जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका और स्थिति में वृद्धि हो रही है वहीं राज्यों की भूमिका सीमित होती जा रही है। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक आता है बच्चों वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। वैश्वीकरण का एक अन्य दोष जो दूसरा अगला दोष है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी के दौर का होना है। वर्ष 2007 और 8 में अमेरिका में आए आर्थिक संकट ने विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसके कारण जहां विकसित देशों में संपत्ति के मूल्यों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थानों ने भी अपने खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया था। इस आर्थिक मंदी का प्रभाव विकासशील देशों पर भी पड़ा था तथा इन देशों की निजी कंपनियों ने भी कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। इससे क्या हुआ? इससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। तो नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है बच्चों वो क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। विश्व के औद्योगिक जगत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका प्रभुत्व एवं शिकंजा जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही है एवं स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या इनके अधीन जा रहे हैं। जैसे कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप, लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया है। तो बच्चों जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है ये डोमेस्टिक जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको क्या करती जा रही है?
उनके अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश करती जा रही है। धीरे धीरे ये जो डोमेस्टिक हमारी इंडस्ट्रीज़ है ये ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है बेरोजगारी में वृद्धि, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल मुक्त रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गया है। परिणाम स्वरूप स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं एवं बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या घट रही है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट आता है, अगला जो ड्रॉबैक है वो क्या है, राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात। वो किस तरह से, वैश्वीकरण राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेश की भावना को आघात पहुंचा रहा है। लोग विदेशी वस्तुओं का उपभोग अब करना अपनी शान समझते हैं, लेकिन देशी वस्तुओं को घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्ट की हुई चीज़ें होती थी वो पहले बहुत कम लोगों को मिल पाती थी, लेकिन वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ कि विदेशी वस्तुएं जो हैं वो आसानी से बाज़ारों में उपलब्ध हो रही हैं और जो लोग हैं वो विदेशी वस्तुओं के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उनका उपभोग करना वो अपनी शान समझते हैं। बेशक वो उन लोगों को उससे नुकसान भी होता हो, लेकिन उन्हें उसमें क्या लगता है कि वो उसको यूज़ करके, इस्तेमाल करके उनका एक स्टेटस सिंबल बन गया है। किंतु जो अपने देश की वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को वो घटिया और तिरस्कार के योग्य समझते हैं, जो कि हमारे देश की राष्ट्रप्रेम की भावना को आघात पहुंचाती है। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गैट आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकारें काम कर रही हैं। हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें माननी पड़ती है। भारत जैसे राष्ट्र को अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय जो नीतियां हैं वो इन संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या देती हैं, हमें ऋण देती हैं, लोन देती हैं और वो कुछ शर्तों के ऊपर हमें पैसा देती है। अब जितने विकासशील देश है वो अगर इनसे ऋण लेते हैं तो उन्हें इनकी शर्तों के अनुसार अपने जो प्लान है वो बनाने पड़ते हैं। उससे क्या हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि वैश्वीकरण के अध्ययन से साफ स्पष्ट पता चलता है कि वैश्वीकरण से विकसित और अमीर देशों और वहाँ की अमीर जनसंख्या को लाभ हुआ है। दूसरी बात, वैश्वीकरण की आड़ में गरीब देशों को अपने नियंत्रण में किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापारिक विशिष्ट वर्ग और विकसित देशों की ओर से किए जा रहे विश्व व्यापार संगठन पर हावी होने के यत्न, यह सब कुछ वैश्वीकरण के आने वाले खतरों का सूचक है। सरकारों को अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने की योग्यता और क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अपने अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने की योग्यता और क्षमता कम हो रही है, परंतु क्योंकि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसके हानिकारक और नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए विश्व स्तरीय कोशिशों और ढंगों से ही दूर किया जा सकता है। वैश्वीकरण प्रक्रिया समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक विशेषता भी है और आवश्यकता भी। यह जब प्रक्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी तो यह सभी के लिए खुशहाली और विकास का स्रोत बन जाएगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को शक्तिशाली और सफल बनाने की दिशा में कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएं यत्न कर रही है, परंतु इनको अधिक सक्रियता और कुशलता से कार्य करने की आवश्यकता है। स्थानीय और संकीर्ण लक्ष्यों को रोका जाए और विश्व सहयोग में बढ़ोतरी की जाए ताकि इनको अंतर्राष्ट्रीय विकास और खुशहाली की एक सर्वोत्तम प्रक्रिया बनाया जा सके। तो बच्चों, हमने डिस्कस किए वैश्वीकरण के दोष, हानियां या इसकी असफलताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी